सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय खासा दिलचस्प है। हमारा विषय आज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए उस ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में है जिसमें यह तय हुआ कि अब नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनावों के अंतर्गत दांव पर नहीं लगाए जाएंगे। इसलिए हमारा आज का विषय है कि राज्यों का चुनाव मोदी पर नहीं दांव। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई, उसके बाद से नरेंद्र मोदी तुरुप का इक्का बने हुए हैं। 2014 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर जीता था और 2014 से लेकर 2021 तक, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो चुनाव लोकसभा के हों, चाहे वो चुनाव राज्यसभा के भी हों और चाहे वो चुनाव जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के हों, नरेंद्र मोदी के नाम को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी ने कभी गुरेज नहीं किया। कभी 4 राज्यों में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे और अपनी संगठन क्षमता के बूते पे तकरीबन 18-20 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन बंगाल की हार ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीती, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हुआ कि नरेंद्र मोदी बनाम ममता का चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरी। 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी ही नहीं की, बल्कि नरेंद्र मोदी नाम के करिश्मे की जो साख थी, जो आप थी, जो तेवर था, उसको भी धूल धूसरित कर दिया। नतीजा सामने है कि भारतीय जनता पार्टी अब अगले साल होने जा रहे 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के संदर्भ में नरेंद्र मोदी के नाम को अब और दांव पर नहीं लगाना चाहती। नरेंद्र मोदी एक ताकत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, हिंदुवादी राजनीति का चेहरा रहे। उनकी राज्यों के स्तर पर ऐसी पराजय निश्चित रूप से परेशान करती है। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि क्या भाजपा का यह बदलाव अपने आप में किस तरीके से मायने रखता है, किस तरीके से इसके आने वाले समय में परिणाम होंगे। इस विषय पर हम एक विस्तृत गंभीर चर्चा करने की कोशिश 5 खास मेहमानों के साथ करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र राजनीति की इस अस्थिरता को लेकर ही है। हमारा विचार यह कहता है कि राजनीति भोजन से भी अधिक कुटिल है, असिधारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट नाम की जो अमर कृति लिखी, उससे ये विचार सूत्र हमें मिला। अर्थात राजनीति के अंतर्गत कुछ भी संभव है। तो इसलिए जिन नरेंद्र मोदी को भाजपा हर मौके पर दांव पर लगा देती थी, उन नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में बचाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को हमारे साथ जुड़े हुए पैनल के विशेषज्ञ किस नजरिए से देख रहे हैं, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी खासतौर पर जुड़े। हमारे साथ अनिल फिरोजिया जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं। उज्जैन अर्थात महाकाल की धरती से सांसद होने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त है, वह हमारे साथ इस चर्चा में है। हमारे साथ नागेंद्र राठौड़ जी हैं, उस उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं जो उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता प्रशस्त करता है। साथ ही हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले को वो किस नजरिए से देखते हैं। और साथ साथ खरी खरी कहने के लिए देश के जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत में अनिल फिरोजिया साहब के पास में रुक करता हूं। अनिल फिरोजिया साहब, नरेंद्र मोदी को अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनावों में दांव पर नहीं लगाएगी और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल को बदला है और उससे नरेंद्र मोदी गायब हो गए हैं। अब उसमें स्वतंत्र देव सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, दिनेश शर्मा हैं, केशव मौर्य हैं। मोदी जी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के ट्विटर हैंडल पर। क्या कहते हैं अनिल फिरोजिया जी? है मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी के नाम से ही हम सब चुनाव जीत के आए हैं।
जी तो ये तो अगर ट्विटर अकाउंट पे अगर मोदी जी का नाम नहीं है तो वो तो माहौल बन नहीं जाता कि अरे मोदी जी का नाम नहीं है, अब योगी जी आ गए, अभी स्वतंत्र देव सिंह जी आ गए या फलाने आ गए। ये सब मीडिया का बनाया हुआ एक आभा मंडल है। मोदी जी हमारे नेता हैं फिरोज जी, मैं और आपसे आग्रह करूंगा, आप बंद कमरे में कार्यक्रम में जुड़े हैं तो मास्क हटा लेंगे तो आपका जो सुदर्शन स्वरूप है वो दर्शकों को देखने का मौका मिलेगा। आप बंद कमरे में ही हैं। जी जी अनिल जी। मोदी जी हमारे नेता हैं और जी मोदी जी हमारे नेता है और वो चुनाव हो या कुछ भी हो, मोदी जी के ही वो जी नेतृत्व रहेगा। ये ट्विटर अकाउंट से हट गया या फेसबुक से नाम हटा दिया, ये तो एक आभा मंडल इसका बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है मीडिया के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं। जी। और योगी जी हमारे यशस्वी तो मुख्यमंत्री एक उत्तर प्रदेश के, वो भी मैं फिर आपसे वरिष्ठ पूछता नेता है, हूं स्वतंत्र देव। अनिल जी, मीडिया माहौल बनाता है आपका कहना है, तो ट्विटर से जो मोदी जी का फोटो हटा दिया उत्तर प्रदेश इकाई ने, ये काम भी मीडिया ने किया या भाजपा के अंदर कुछ मीडिया के ऐसे लोग बैठ गए हैं जो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं? लेकिन आपने की जानकारी में आने के बाद अभी तक वो फोटो बदली नहीं गई है, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बोला ना। ये देखो, एक जी ही आपने चर्चा चालू करवाई कि नहीं कि मोदी जी का फोटो हट गया। अरे भाई, मोदी जी हमारे वरिष्ठ जी नेता हैं, उनका कोई फोटो अगर हट सकता है क्या? अब ठीक है, कोई हो सकता है कुछ कारण से हो, तो अभी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। पर मोदी जी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे आदर्श भी हैं, और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होंगे। कहीं पूरे देश में चुनाव होते हैं, काय का भी चुनाव हो, पर मोदी जी का जी। हमारा नेतृत्व रहेगा। अच्छा अनिल फिरोजी जी, मैं इसमें आपसे समझना चाहता हूं, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, इससे किसको इंकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पर अभी बंगाल के चुनाव में जिस तरीके की फजीयत उनके बनाम ममता बनर्जी के रूप में हुई, देश का प्रधानमंत्री एक राज्य की मुख्यमंत्री के दावेदार के मुकाबले हार गया, क्या आप इस प्रकार की स्थितियों को पसंद करेंगे? अपने स्वार्थों के लिए क्या नरेंद्र मोदी जैसे बड़े कद के नेता को ऐसे ही छोटे छोटे चुनावों में दांव पर लगाते रहेंगे? सवाल है आपसे, क्या ये रणनीति में बदलाव किया जा रहा है? ठीक नहीं लगता आपको? क्या नरेंद्र मोदी जी की इज्जत बचाए रखना, उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना, इस संदर्भ में अगर कोई गंभीर प्रयास हो रहा है तो अनिल फिरोजिया जी को रास नहीं आ रहा? डॉक्टर साहब, आदरणीय द्विवेदी जी जी, पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी से नहीं छुपी है, केरल और पश्चिम बंगाल की, कि हमारे जी कितने कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और वहां पे जी हमारा ग्राफ गिरा नहीं है, हमारा ग्राफ बढ़ के आया है। आज हमारे जी वहां पे वोटर भी बढ़े हैं, हमारे समर्थक भी बढ़े हैं। लेकिन जी चुनाव के बाद की स्थिति और देख लो कितनी भीषण हो गई है कि वहां पे अराजकता का माहौल है। मैंने तो पहले ही जी मांग कर रखी, राष्ट्रपति जी से मांग करी बार बार, कि वहां पे तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहां पे लोगों जी के इतनी दरिंदगी से उनकी हत्याएं हो रही है, आप वहां पे क्या बोलेंगे, प्रजातंत्र है क्या? वहां पे मोदी जी गए, मोदी जी हमारे बड़े नेता हैं। मोदी जी के जाने जी के कारण हम लोगों को संबल मिला, हमारे वहां के कार्यकर्ताओं को संबल मिला, ताकत मिली, और वो दुगनी ताकत से वहां लगे। और ममता बनाओ, और आपने बोला ममता जी और माननीय मोदी जी की तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोदी जी एक बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता नहीं, वह वैश्विक नेता है। ये तो मेरे बोला था कि कुछ जी भी मीडिया किसी से भी तुलना करने लगता है, पर पहले देखना चाहिए। जी। तो कुल मिलाकर अनिल फिरोजिया जी अपनी बातों में उलझे हुए, उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी के मुकाबले नरेंद्र मोदी की तुलना ही गलत है। कहां एक वैश्विक स्तर का नेता, कहां ममता बनर्जी, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उस वैश्विक स्तर के नेता को पराजय का सामना करना पड़ा एक राज्य की मुख्यमंत्री के सामने। लेकिन मैं अपनी बात को वापस जयप्रकाश जी के पास जाने की कोशिश करता हूं, और जयप्रकाश जी, इस तब्दीली के संदर्भ में आपसे जानना है कितना उत्साहित हैं? राज्यों में चुनौतियां अब थोड़ी आसान होंगी आपके लिए? नरेंद्र मोदी जी के स्थान पर पार्टी विचार कर रही है या फैसला ले चुकी है कि वो राज्य के नेतृत्व के वो ही सामने रखेगी, ना कि नरेंद्र मोदी जी को दांव पर लगाएगी? क्या कहेंगे जयप्रकाश जी? राज्यों में
अब अलग अलग चेहरे दिए जाएंगे। वेस्ट बंगाल में बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हारने के बाद जिस तरीके का हमारे माननीय सांसद ठीक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री और ममता जी के बीच में चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री जी की हार हुई, इनको इस बात का आभास है कि आने वाले 5 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से गिरा है। देखिए, पंजाब की मैं हालत आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी कई स्टैंड में करेगी, यही हाल इनकी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, तो यही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की सरकार के जो कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से लाशें गंगा के अंदर गई, दूसरे प्रदेश के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने मामला उठाया, जिस तरीके से गैस का अभाव रहा, मतलब जीवन रक्षक दवाएं ये सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाई, केवल अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए या धर्म और जात के आधार पर राजनीति करने का जो प्रयास किया गया। अब जो मंदिर की एक बात करना चाहते थे, आज मंदिर का मुद्दा भी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि राम मंदिर केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, इस प्रदेश के, इस देश के, इस दुनिया के सभी हिंदू वर्ग के लोग के समय समय पर उसमें योगदान रहा। तो इसलिए इसको इस बात का आभास है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी का ये काम करने वाला नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस के शीर्ष नेताओं ने शायद ये सोच लिया कि अब नरेंद्र मोदी जी की बजाय प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के ऊपर दाव लगाया जाए, ताकि हार और जीत उन्हीं के माथे मंडी जाए, ताकि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी जी को सुरक्षित रख लिया जाए। लेकिन जो कोरोना की हालत देश में हुई है, जो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ये फैसला लिया, क्या आपको याद होगा एक बार बहस हुई थी आपके चैनल पे ही, और कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता के सामने कहा कि हेल्थ स्टेट का विषय है, तो हेल्थ स्टेट का विषय है तो एग्रीकल्चर, कृषि भी, खेती बाड़ी भी स्टेट का विषय है। आज पिछले 7 महीने के लगभग हो चुके हैं, लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं, केंद्र की सरकार ने आज तक उन किसानों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। ये अखंड अंधकार में डूबी हुई केंद्र की सरकार किस तरीके से अपनी नाव पार लगाएगी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आरएसएस के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी की नाव किनारे नहीं पहुंच पाएगी, डूबेगी। तो इसलिए इसको बचाने में एकजुट हुए हैं, वरना कोरोना काल को भूलेगा कौन हिमांशु जी? आपको पता है कि ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए अस्पतालों में, ऑक्सीजन सप्लाई करना किसकी जिम्मेवारी थी? आज भी ड्रामा हो रहा है कोविशील्ड को लेकर के, कोवैक्सीन को लेकर के, आप देख रहे हैं स्पुतनिक को लेकर के। तो ये रिश्ते राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, जो सारा सिस्टम राजनीति में बदल दिया। और महाभारत में भी कहा है कि जो नेता, जो पार्टी अपने पूर्वजों को भूल जाती है अपने से, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी कहते हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। 70 साल में वो काम हुआ है जिसकी वजह से 7 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रही। अर्थव्यवस्था का मजबूत हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, हाइडल प्रोजेक्ट, बड़े बड़े डैम कम बनने शुरू हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। आपका कर्नाटक में एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कारखाना कब शुरू हुआ, जिससे हवाई जहाज बनना शुरू हुआ था। तो ये पिछले जो सरकारें थी सबने अच्छा काम किया, इन्होंने तो माननीय अटल जी को भी माफ नहीं किया। तो इसलिए लोग इनकी बात को समझ चुके हैं, अब इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, इनके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। जयप्रकाश जी का ये कहना, अनिल फिरोजिया जी हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। अनिल जी, मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन एक बार जितेंद्र तिवारी जी के पास जानना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध हैं, बहुत ही संजीदा किस्म का व्यक्तित्व है जितेंद्र जी का। उनसे समझना चाहता हूं कि ये जो फैसला लिया गया है जितेंद्र जी, क्या कारण है? 2024 को सुरक्षित रखना है इसलिए, या नरेंद्र मोदी जी की छवि पिछले 6 महीने में कोरोना की विफलता के चलते दूसरी लहर के दौरान काफी प्रभावित हुई, ममता बनर्जी के मुकाबले शिकस्त मिली, तो नरेंद्र मोदी जो अब तक ताकत महसूस किए जा रहे थे वो क्या अब आपको बोझ महसूस हो रहे हैं कि अब राज्यों को और दांव पे नहीं लगाया जा सकता? मोदी जी की नहीं, योगी जी की ज्यादा जरूरत है, उनके माध्यम से ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया, थोड़ा आप बताएंगे? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर ऐसा कुछ भी है, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात सच भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के
एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ राजनेता है इस समय पर, और उनका कोई मुकाबला किसी भी दल में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में तो उनको रिप्लेस करने या उनके मुकाबले बाकियों को खड़ा करने इसका कोई अर्थ नहीं। जहां तक इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जोड़ा जा रहा है, तो बहुत स्पष्ट कहूं कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका कहीं से कहीं तक नहीं है। ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तय करता है, न भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को तय करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत समय से ये कहता आता है कि उसके कुछ कार्यकर्ता राजनीतिक दलों में काम करते हैं, जिसमें सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी में ही काम करते हैं। अन्य दलों में ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अगर वो चाहेंगे तो हम अपने कार्यकर्ता वहां भी भेजेंगे। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज का एक संगठन है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को पालन करता है। इसलिए हम भी उनको अपने कार्यकर्ता देते हैं। वहां कार्यकर्ता जाने के बाद वो किस भूमिका में रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है। जहां तक उत्तर प्रदेश के ट्विटर और मेरे एक सवाल है, बाकी विषय में बाद में जाऊंगा, पर आज समझना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारतीयता का प्रतीक है, जो संस्कार का प्रतीक है, जो आचरण में शुद्धता का प्रतीक है, जो ईमानदारी का प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को लेकर इस प्रकार का बयान आप लोग दे कैसे लेते हैं? कोई बच्चा भी मानेगा कि भारतीय जनता पार्टी पर संघ का दखल नहीं है। संघ में हम कुछ कार्यकर्ता देते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी संघ की बैठकों में विधिवत शामिल होते हैं, समन्वय की बैठकें होती हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमाम बैठकों में विधिवत जिसमें आनुषंगिक संगठन के लोग शामिल होते हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी भी अनिवार्य रूप से शामिल होती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3-3 दिन के लिए उन बैठकों में शामिल होकर आते हैं, सारा ज्ञान लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। उसके बाद आप इतनी आसानी से कह लेते हैं, आखिर इससे लाभ क्या मिलता है? इस सच्चाई को नकार कर थोड़ा बताएंगे जितेंद्र जी? मैंने आपको, मैं कह रहा हूं, मैं मुझे आप बोलने दीजिए। मुझे मालूम है आप क्या पूछ रहे हैं। पिछले 20 साल से यही सवाल लोग पूछते थे, नहीं समझ में आ रहा है। एक बड़ा परिवार है, बड़े परिवार का मुखिया अगर कहीं बैठा है और उसके बाकी सदस्य अलग अलग अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं, तो वर्ष में सारा परिवार एक साथ बैठ के एक दूसरे की कुशल से पूछे। राष्ट्र की उन्नति में अगर आपका कुछ अनुभव है, मेरा कुछ अनुभव है, इसमें साझा करे, तो इसमें ये कहां से आता है कि मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ या संचालित कर रहा हूँ? अगर हम अभी अपने व्यूज को देते हैं, दूसरे का व्यूज सुनते हैं और स्थिति में मिलकर काम करते हैं, राजनीति समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस हिस्से, वो हिस्सा भी अगर शामिल होता है, तो आपको ये क्यों लगता है कि सारी चीजें स्वयं संघ नियंत्रित करता है? अगर संघ को नियंत्रण करना होता तो जो वहां का प्रचारक है वही सब कुछ होता। हम स्वतंत्र, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र निर्णय लेती है कि उत्तर प्रदेश में कौन वो बनेगा। हाँ, अगर वो परामर्श मांगने आते हैं, हमें ऐसा कहते हैं कि अगर वो हमसे परामर्श मांगने आते हैं तो जो जनता का फीडबैक है, क्योंकि संघ का कार्यकर्ता, संघ का प्रचारक, संघ का हर व्यक्ति जनता से जुड़ा हुआ है, सीधे समाज से जुड़ा हुआ है, उसके पास जो कुछ भी फीडबैक होता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मांगते हैं, हम उनको देते हैं। अन्य दलों के लोग मांगेंगे, हम उनको भी दे देंगे। आप आए तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, किसी को अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत का अंदाजा है और वो चाहते हैं कि वो भी हमसे फीडबैक लेना चाहे, स्वागत है उनका। क्यों नहीं आते हैं? क्यों अछूत बना के? जनता पार्टी जिसके संदर्भ में आप ये बयान देते हैं, बाकी सारी संगठनों को इस संदर्भ में आप स्वीकार दें कि हाँ, हम ही इसका नियंत्रण करते हैं। कारण हमारा ये विषय नहीं है। आपने जानने समझने की कोशिश केवल इस बात की है कि राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसी वैश्विक हस्ती को बार बार दांव पर लगाना और उस पराजय के साथ उनका सामना कराना क्या एक ठीक रणनीति है? आप निजी तौर पर भी मानते हैं कि राज्यों के चुनाव राज्य नेतृत्व के स्तर पर लड़े जाने चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी शख्सियत को इन छोटे चुनावों में दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए? इस पर आपका नजरिया जितेंद्र जी? कि इसको दोनों स्वरूप में मैं देखता हूँ कि एक तो नरेंद्र मोदी जी का इतना करिश्माई व्यक्तित्व है और वो हर चीज को समझते जानते हैं। इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ उनकी विनम्रता, कार्यकर्ताओं के प्रति उनके समर्पण, वो जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम और आप बैठ के अगर बंगाल की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, तो क्या नरेंद्र भाई मोदी अंदाजा नहीं लगा रहे थे?
लेकिन मेरा कार्यकर्ता जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसके अंदर जोश भरने के लिए अगर उनको जाना पड़ता है तो वो वहाँ कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान मुझे दिखती है। और कहीं कहीं लगता है कि भाई उनकी इतनी बड़ी जो कैलिबर है, इतनी बड़ी इमेज है, उसको कहीं चोट लगती है ऐसा दिखता है, तो पार्टी सोचती भी है कि ठीक है बाकी जगह भी लोग खड़े हुए हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक सक्षम टीम खड़ी हुई है। बंगाल में टीम नहीं थी, वहां उनको जाने की आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश में पूरी सक्षम टीम है, वो स्टार प्रचारक के रूप में जाएंगे, जाना भी चाहिए। तो एक पार्टी ने जिनको बनाया है वो अपनी पार्टी के लिए अगर अपना सर्वस्व दांव पर लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये एक बड़ी मिसाल मानते हैं। कुल मिला के इस तब्दीली के सदर में इत्तेफाक तो है जितेंद्र जी का। मेरे साथ में नागेंद्र जी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि देश के हर राजनीतिक दल के लिए बड़ा सपना रहती है। उत्तर प्रदेश जीत लेंगे तो देश जीत लेंगे। नागेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब नरेंद्र मोदी आपको नहीं मिलेंगे, उस तरीके से नहीं मिलेंगे जैसे बाकी राज्यों में मिलते थे। कितना आशंकित है आने वाले चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी जी के बगैर? द्विवेदी जी, हम आपकी एक बात का जवाब दे दें। जो आप बंगाल पे बार बार माननीय मोदी जी की तुलना ममता बनर्जी जी से करते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। ममता बनर्जी जी सरकार बनाने में सफल हो गई, जीत गई, किस आधार पे जीती? सारा मीडिया ने दिखाया, सब कुछ है, वो अलग विषय है। मैं पूछता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी के सामने क्यों हार गई? आप बताएंगे जरा। और 3 सीटों को 75 सीटों में कन्वर्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट में थी और 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 25 गुना ताकत बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन खड़ा हुआ है। आप बार बार बंगाल से मोदी जी की तुलना इस देश में नहीं, द्विवेदी जी, विश्व में गिने चुने नेताओं से की जा सकती है। इस देश में उस क्षमता का, उस प्रतिभा का, उस योग्यता का कोई वर्तमान में दूसरा नेतृत्व नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जहां आपने उत्तर प्रदेश की बात कही है, उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में मोदी जी और योगी जी को बच्चा बच्चा अच्छी तरीके से जान रहा है, अच्छी तरीके से मान रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो सेवा भाव का दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, जिस सेवा से संगठन खड़ा हुआ है, उसके कारण अभी जयप्रकाश जी कोरोना की बात कर रहे थे, मैं जयप्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, हाईकोर्ट ने तारीफ उत्तर प्रदेश मॉडल की क्या ये राजनीतिक का हाईकोर्ट? WHO ने योगी जी की कोरोना में जो कंट्रोल करने की नीति रही उसकी तारीफ की, ये भी क्या राजनीतिक था? अरे आप सियाली पुलाव मत पकाइए और मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उसी मुकाम को हासिल करेगी 2017 में जो किया था। आप ये संप्रदायकरण करने का जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये सफल नहीं होगा। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था चलती है, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलती, यहाँ किसी की माफिया लीडी नहीं चलती है, यहाँ केवल कानून का राज्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक सिपाही स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश के सिद्धांत पे काम करता है। और पार्टी ने कोरोना काल में जो सेवा की है, जो संगठन जिससे खड़ा हुआ है, उसके आधार पर 2022 का चुनाव, जिसका मार्गदर्शन माननीय मोदी जी का है, उस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और मोदी जी अब जन में बच चुके हैं। जैसे इस देश में राम हर व्यक्ति के दिल में है, ऐसे ही हर गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, तमाम ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसके मन में मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश में उनके कार्यों के कारण, उनकी लोकप्रिय योजनाओं के कारण जन में लोकप्रिय हो चुके हैं। इसलिए विरोधी दल के नेता जो है वो बौखलाए हुए हैं और दिवा स्वप्न देखने का काम कर रहे हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह 2022 में भी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, अब की बार 300 पार का नारा था, 300 पार फिर होगा।
आप लोग इसी मुगालते में मत रहिए। मोदी जी हमारे स्थापित और विश्व स्तर के नेता है जिनको ये देश मान चुका है। और योगी जी ने नागेंद्र जी ने बड़े विस्तार से कई सारी बातें कही। नागेंद्र जी कुछ सवाल आपसे कर लेता हूं, फिर विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी से ममता क्यों हार गई, ये आपका सवाल था। शुभेंदु अधिकारी उसी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थे। चुनाव से पहले ममता बनर्जी उनके इलाके में चुनाव लड़ने गई थी, 2000 वोटों से हारी। पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 121 सीटें जीती थी, विधानसभा में बढ़त के आधार पर, और इस विधानसभा चुनाव में 76 पर रह गई। सवाल है दूसरा, जन जन के बीच में माननीय मोदी जी बसे हैं, योगी आदित्यनाथ घर घर में छाए हुए हैं, पर इसके बावजूद भी अभी हुए पंचायत के चुनाव में इतनी करारी हार आपके हिस्से में क्यों आई, ये सवाल है आपसे जानने का। और तीसरी और आखिरी बात, क्या योगी आदित्यनाथ के बूते आप अकेले चुनाव जीत लेंगे, या नागेंद्र जी महसूस करते हैं कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी जी का भी साथ जरूरी है, अकेले योगी आदित्यनाथ से हमारी बात नहीं बनेगी। 3 सवाल हैं आपसे। क्या का क्रिएशन है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, हमने आपको बताया इस देश के प्रधानमंत्री और विश्व के एक ख्याति प्राप्त नेता है। भारतीय जनता पार्टी उनके नियमों पर उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करेगी और उनके मार्गदर्शन में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। और माननीय मोदी जी हम सबके दिलों में बसते हैं, इसलिए मोदी जी कहीं पोस्टर की आवश्यकता नहीं है। ये आप जो कह रहे हो ना कि फेसबुक से हटा गया, ट्विटर से हट गया, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का ही प्रचार है और इस बात को हम कोई बहुत तवज्जो नहीं देते हैं कि जो आप कह रहे हैं कोई नहीं हट गया है। मोदी जी हमारे नेता थे, हमारे नेता हैं, हमारे नेता रहेंगे। नागेंद्र जी आपने जवाब नहीं दिया, पंचायत का चुनाव क्यों हार गए इन्हीं मोदी जी और योगी जी के होते हुए। सवाल है आपसे, इसका कोई उत्तर देना चाहेंगे, या जयप्रकाश जी इसके निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं? ये सवाल है आपसे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बंगाल की बार बार बात कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि ममता बनर्जी क्यों हार गई तो आपने कहा कि वो टीएमसी के ही थे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वहाँ जो गुंडई हुई, अब मतदान के बाद जो गुंडागर्दी हो रही है, क्या इसकी रिपोर्ट आपके पास नहीं है? मतदान में जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने डिस्टर्ब करने का काम किया, इस पे आपने कभी चर्चा करने का काम किया क्या? अगर मतदान शांतिपूर्ण हुआ होता तो क्या स्थिति होती? तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की मजबूत सरकार होते हुए इस देश के किसी राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं, इस बात को लेकर कोई शर्मिंदगी है नागेंद्र जी आपको? आपकी सरकार है देश में, नरेंद्र मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व है देश में, और फिर भी पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, आतंक के साए में हुए। क्या इस बात को लेकर कोई शर्मिंदगी नागेंद्र जी के मन में है कि हमारी सरकार होते हुए क्या हो रहा है? 75 पे आए हैं, 25 गुना ताकत बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी। और तो कुल मिला के बंगाल की उपलब्धि से मुग्ध है नागेंद्र जी। ज्यादा सवाल मत करिए, नागेंद्र जी का भाव ये है, इसलिए मैं सीधे विनोद अग्निहोत्री जी के पास आता हूं। विनोद जी आपसे समझना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का यह नीतिगत बदलाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह पर, मशवरे पर, जैसा कि मीडिया की खबरों में आया हुआ है, आपका नजरिया? यूं तो आपकी राष्ट्रीय राजनीति पर निगाह रहती है, पर उत्तर प्रदेश आपका प्रिय प्रदेश है, आपका गृह प्रदेश है। क्या कहेंगे आप इस बदलाव के संदर्भ में? माननीय फिरोजा जी आपसे समझना चाहूंगा, कुल मिलाकर अगर यह फैसला है कि राज्यों के नेतृत्व के भरोसे पे राज्य विधानसभा चुनाव लड़े जाएं, गलत है? क्या राज्यों में अब भाजपा इतनी मजबूत नहीं है, इतनी सक्षम नहीं है कि आप इस निर्णय का सार्वजनिक तौर पर स्वागत कर सके कि हाँ हमारे पास राज्य के स्तर पर इतने मजबूत चेहरे हैं, इतना मजबूत संगठन है, इतनी संतुलित समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम है कि हमें उस पर भरोसा करते हुए चुनाव में जाना चाहिए? ये नहीं जी। तो मैं आपको ये बात बता दूं जी, कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमारे पास प्रदेश स्तर पे भी, हमारे पास जिला स्तर पे भी बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, दमदार नेता है। लेकिन जो हमारे संस्कार है, हमारी नीति है कि हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, और आप पश्चिम बंगाल की बात जो बार बार आ रही है, तो पश्चिम बंगाल में
हम 3 विधानसभा में थे, पश्चिम बंगाल और केरल में। मीडिया वाले बताते नहीं है या मालूम नहीं क्या है कि वहाँ की स्थिति देखो तो सही कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा लेके चलता है उस कार्यकर्ता के परिवार के लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, अंग भंग कर दिया जाता है, परिवारों को जेल में ठूसा जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में अगर वहाँ पे मोदी जी जाके प्रचार करते हैं, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत प्रदान करते, संबल देते, मनोबल बढ़ाते हैं, तो ये तो हमारे नेता हैं, उनने जो उनका उत्तरदायित्व था उनने बखूबी निभाया और उनके नेतृत्व में ही आज हम 3 से 76 पे आए हैं। 303 सीट से 76 सीट पे हम बढ़ के आए हैं। आपका माननीय नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे कि 70 साल, मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि हमने इतने साल सरकार चलाई, जिनने 7 साल में क्या किया। नेहरू जी ने जो भूमि पूजन करा था उसका पुनर्निर्माण कर उसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस ने तो उसका अधर में ही लटका दिया था। आप लोगों ने जो भी 70 अब तो 75 साल होने जा रहे हैं देश की आजादी को, पर 55-56 साल जो आपने राज्य करा है उसकी स्थिति ये है कि कोविड जैसी महामारी आई थी तो आप हमको कोस रहे हो। ये समय अभी कोसने का नहीं है माननीय केंद्रीय मंत्री जयराम जी। आप ये देखो कि आपने स्वास्थ्य में क्या करा। आज एक ऑक्सीजन का वो प्लांट तक नहीं था, कहीं अस्पताल में कुछ भी नहीं था। ये तो मोदी जी थे जिन्होंने 1.5 हफ्ते के अंदर जो आपने माहौल बनाने का मीडिया में प्रयास करा, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने, जो विपक्ष के मित्रों ने प्रयास करा और जो देश में माहौल बनाया, ये मोदी जी का ही दम था। जो ऑक्सीजन हुआ वायुयान से, जलपोत से पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा हो गया और हमने 1.5 हफ्ते के अंदर पूरे देश में आपूर्ति कर दी। माननीय केजरीवाल जी तो मात्र झूठ बोलते रहे और वो तो क्या मालूम मीडिया के, मैं तो ये मानता हूँ कि आदरणीय केजरीवाल जी को तो मीडिया ने ही नेता बनाया है। एक आईएएस कैडर का आदमी जो आज इस वक्त दिल्ली का मुख्यमंत्री हुआ, महा झूठ बोलते रहे। और दूसरा, आप ये आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी वहां पे पश्चिम बंगाल में गए। अरे आप लोग ही थे और ये मीडिया ही था जिसने जब राहुल गांधी उपचुनाव में नहीं, अभी चुनाव में नहीं गए थे असम और इस तरफ, और छुट्टी में चले गए थे पहले पिछले वाले चुनाव में, तो मीडिया ने और उनने ये लगाया था कि भाई उनके नेता कहाँ गए। और आपके कांग्रेस में ही अंतरकलह हुई थी और क्या कुछ एक मैं नाम भूल गया हूँ, पंच ऐसा कुछ नाम दिया था, गुलाम नबी आजाद थे और ये सब बैठे हुए थे। इन वरिष्ठ नेताओं ने अलग से एक बैठक करी थी और आप लोग सब 16 सफाई करते फिरे थे। मतलब आप पहले कांग्रेस आज कहाँ खड़ी है, पहले कांग्रेस अपने गलेमान में झांके, दूसरों के घर पे। अनिल जी का कहना है कि कांग्रेस को अपने आप को देखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में ज्यादा सवाल मत करो। बहुत अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है। मैं जयप्रकाश जी के पास जवाब लेने के लिए आऊंगा, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी से बातचीत अधूरी रह गई। विनोद जी, नीतिगत बदलाव के संदर्भ में बतौर पत्रकार आपका नजरिया, आपकी टिप्पणी, आने वाले समय को लेकर क्या आहट आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, दरअसल क्या है कि अभी मैं सुन रहा था हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद फिरोजिया जी ने यहाँ राष्ट्र में काफी कुछ बोला। उनकी तमाम सारी बातें पार्टी के लिहाज से, पार्टी के नेता हैं तो पार्टी के पक्ष को रखना चाहिए, उन्होंने रखा भी। लेकिन मैं जिस पॉइंट, जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी पर बात करूंगा। तो 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके लिए जयप्रकाश जी अपना जवाब दे देंगे, देना होगा। ये जरूर मैं लाइन में कहूंगा 70 साल में जो हुआ है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बहस कर पा रहे हैं, वरना जो ये टीवी चैनल और ये जो कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन है ये सब कुछ 2014 से पहले ही हो चुका है, ये भी नहीं होता। तो बाकी जयप्रकाश जी इसका जवाब देंगे। मुख्य बात यह है कि हम बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाल से पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी, इसमें 3 सीटें आई थी और पूरा प्रचार किया था आपने। उसके बाद इस बार भी गली गली घूमे आपके नेता और 8 सीटें आई। बिहार में 2015 में पूरा 32 रैलियां की थी प्रधानमंत्री जी ने और 53 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो अजेयता पहले भी टूटी है, ऐसा नहीं कि नहीं टूटी है, और बंगाल में भी टूटी है अजेयता। आसाम में भी सीटें अभी कम हुई है, ठीक है, सरकार बच गई। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार संघर्ष जो है तो
2017 जैसा नहीं होगा। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था उसके खिलाफ से भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ रहेगी, जो पंचायत चुनाव ने संकेत दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को 2024 के लिए चाहता है। उसकी रणनीति और ठीक भी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा चेहरा है, वो पार्टी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है, उनके नाम पर लोग वोट देते हैं, वो परिणामों को प्रभावित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि 5 दिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भाजपा की ही सरकार है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा के ही सरकार के खिलाफ होगी। इसलिए वहां रैलियां होंगी, ऐसा नहीं रैलियां नहीं होंगी, लेकिन शायद अपेक्षाकृत जो रैलियां इस बार, जैसे 25 रैली बंगाल में हुई, 32 रैलियां बिहार में हुई थी पिछली बार भी, इस बार भी 30-32 रैलियां हुई, दिल्ली में 6 रैलियां हुई, तो इस बार शायद उत्तर प्रदेश में, पिछली बार उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कितनी रैलियां की थी जरा गिनिए, हिसाब लगाइए, तो इस बार शायद इतनी रैलियां न की जाए। एक तो ये रीजन है, कारण है, क्योंकि इससे जो है मोदी जी को भी थोड़ा सा वो ना, दूसरा सबसे बड़ी बात है जो तिवारी जी को मैं संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा, क्योंकि संघ के बारे में उन्होंने कहा कि जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करता भाजपा के कार्यकाल में, कामकाज में। बिल्कुल ठीक बात है, संघ को हस्तक्षेप नहीं करता भाजपा के कामकाज में, लेकिन संघ निर्देश देता है, संगठन महासचिव के जरिए भारतीय जनता पार्टी को सलाह देता है कि ऐसा करिए। और वो सलाह जो है वो सलाह निर्देश होती है, ये मान के चलिए। अब वो सलाह जो है, क्योंकि संघ मात्र संगठन है, बाकी सब अनुषंगिक संगठन है, तो मात्र संगठन का निर्देश जो सलाह जो है वो निर्देश के रूप में आती है। तो संघ जो है नया नेतृत्व भी तैयार करना चाहता है। देखिए, जो किसी भी नेता की चमक और उसके प्रभाव का जो राजनीतिक दोहन होता है उसकी एक सीमा होती है। अटल जी के का जो प्रभाव था, जो लोकप्रियता थी, जब उसका राजनीतिक दोहन लगभग पूरा हो गया और 2004 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तो 10 साल तक भाजपा के पास वैकल्पिक नेतृत्व नहीं था। संघ नहीं चाहता है कि वो स्थिति दोबारा आए। मोदी जी की भी राजनीतिक लोकप्रियता और करिश्मे की एक सीमा है, उसके बाद एक समय बाद उनको भी सक्रिय राजनीति से अलग होना है, क्योंकि एक समय बाद हर व्यक्ति सक्रिय राजनीति से अलग होता है। तो संघ एक दूसरा नेतृत्व भी तैयार करना चाहता है। संघ चाहता है कि समय रहते हुए, मोदी जी के सत्ता में रहते हुए एक वैकल्पिक नेतृत्व राज्यों में तैयार किया जाए। और इसीलिए योगी जी को, जो अभी पूरी कवायद चली लखनऊ में योगी जी को लेकर के कि बदला जाएगा कि न बदला जाएगा, केशव मौर्य क्या होंगे, अध्यक्ष बनेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उस कवायद में संघ ने स्पष्ट कर दिया कि योगी जी ही रहेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, क्योंकि एक वैकल्पिक नेतृत्व में संघ उसको देख रहा है। इसी तरह संघ दूसरे राज्यों में भी वैकल्पिक नेतृत्व पैदा करना चाहता है, और ये संघ के हिसाब से ठीक है। तो ये कई कारण है जिस वजह से मोदी जी रहेंगे स्टार प्रचारक। लेकिन मुझे लगता है, मैं एक और नजरिए पे आपका टिप्पणी चाहता हूं, वो ये कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनके थोड़े हालात पर दृष्टि डालें। उत्तराखंड, हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। अभी अभी उन्होंने वहां पे मुख्यमंत्री को बदलने जैसा कदम इसीलिए उठाया क्योंकि अलोकप्रियता के हर तरफ से खबरें आ रही थी। एक गोवा, मनोहर लाल पर्रिकर जैसा अब चमत्कारिक नेतृत्व नहीं है। पिछली बार हारते हुए भी भाजपा ने सरकार बनाने का करिश्मा किया था, लेकिन इस बार हालात कठिन है। पंजाब में भले ही कांग्रेस की सरकार है, पर भाजपा पहले भी वहां बहुत हैसियत में नहीं थी, और किसान आंदोलन के चलते चुनाव जीतना तो दूर, लड़ने के लिए नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई भारतीय जनता पार्टी। ये वहां के हालात है। नॉर्थ ईस्ट में जो एक राज्य में चुनाव है उसको लेकर बहुत बात करने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में भी असमंजस है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में पराजय ने कहीं ना कहीं भाजपा को आशंकित किया है। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि इन 5 राज्यों में संभावित पराजय से नरेंद्र मोदी जी की छवि को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है? अच्छा बुरा जैसा भी हो, राज्यों के स्तर पर ही रहे, नरेंद्र मोदी सुरक्षित रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे देश के संदर्भ में भाजपा की जरूरत है। उन्हें बार बार राज्यों के स्तर पर दांव पर लगाकर क्षय कराना पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं। जी विनोद जी। हाँ, नहीं, वो तो मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि जो आपने कहा कि संभावित पराजय, लेकिन मैं अभी कोई घोषणा नहीं कर सकता कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, क्योंकि अभी चुनाव में 6 कम से कम 8 महीने हैं, और 8 महीने में क्या क्या विमर्श बनेंगे, क्या क्या मुद्दे उठेंगे, उस पर सारी चीजें तय होंगी। लेकिन हाँ, हम लोग एक विश्लेषण करते हैं, तो उस विश्लेषण के तहत निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी क्योंकि सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च वो सबसे लोकप्रिय नेता है, और वही भारतीय जनता पार्टी का अंतिम हथियार आप मान के चलिए। जहां भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोई कमजोरी आ रही है, तो मोदी जी की रैलियां बढ़ा दी जाती हैं। मुझे याद है दिल्ली के चुनाव में 4 रैलियां होनी थी, बाद में 6 रैलियां करा दी गई।
हरियाणा में भी जो है जो चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी की रैलियां जो थी उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, क्योंकि जब लगता है कि अगर कहीं कमजोरी है तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी है तो उनकी रैलियां बढ़ा दी जाती है। तो ये मैंने कहा कि ये चीजें भविष्य में आगे प्रचार के समय तय होंगी कि कितनी रैलियां कराई जाए कितनी न कराई जाए, लेकिन एक वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करने की दिशा में संघ और भाजपा बढ़ रहे हैं। और मोदी जी के बाद कौन होगा या मोदी जी के रहते हुए अगला नेतृत्व के दिशा में किसको बढ़ाया जाए, इसमें एक काम योगी जी का भी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। एक सवाल में जरूर जो अभी राठौर जी ने कहा था, 2 बार पूछा उन्होंने कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से कैसे हार गई, तो ममता उसका जवाब तो तृणमूल कांग्रेस में कोई है नहीं, मुझे डेविड एडवोकेट का रोल प्ले करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से वैसे ही हार गई, अटल जी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे 1984 में, इंदिरा गांधी रायबरेली से 1970 में हार गई, संजय गांधी हार गए थे, तो बड़े चौधरी चरण सिंह हार गए थे चुनाव, तो राहुल गांधी हार गए अमेठी चुनाव। तो बड़े नेता चुनाव हारते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है कि नहीं हारते हैं। तो इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं है कौन हारा कौन जीता। मैं बल्कि इसमें थोड़ा संशोधन करता हूं विनोद अग्निहोत्री जी। अटल बिहारी वाजपेयी का परंपरागत क्षेत्र था ग्वालियर, ग्वालियर में ही जन्मे थे, वहां से पहले सांसद भी रह चुके थे, फिर भी ग्वालियर से हार गए। रायबरेली से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी चुनाव जीता करते थे, इंदिरा गांधी भी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती थी और वहां से चुनाव हार गई। लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ा करती थी, वो शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए गई थी। अंतर है, और उसके बावजूद भी उस हार का अंतर बहुत छोटा है, बहुत महीन है। और तब ये बात कही जा रही है जब 213 सीटें टीएमसी उसी ममता बनर्जी के नेतृत्व में जीत रही है। लेकिन मैं जयप्रकाश जी के पास आता हूं, विरोधी आऊंगा आपके पास में, लेकिन मैं जयप्रकाश जी आपके पास जो आना चाहता हूं वो इस पहलू पर कि भारतीय जनता पार्टी अपने तुरुप के एक के ममता बनर्जी के मुकाबले नरेंद्र मोदी को जैसे उतारती थी, अब इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक तो रहेंगे, लेकिन वह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम नहीं रहेगा। क्या कांग्रेस इन हालात में अपने लिए कुछ अनुकूलता देख रही है, या आपको लग रहा है कि भाजपा एक ठीक कदम उठा रही है और अब राज्यों के स्तर पर भी उसके पास में वैकल्पिक नेतृत्व के रास्ते खुलेंगे? क्या देखते हैं जयप्रकाश जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ फैसले को? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम कराएं। जैसे हमारे माननीय सांसद जी कह रहे थे कि उनकी लोकप्रियता का जनता को और देश को पता लगेगा कैसी लोकप्रियता है। हमारे माननीय विधायक जी कह रहे थे, बात कर रहे थे वैक्सीन की इनकी। आप लोगों को चेताना चाहता हूँ कि पंजाब में ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बचेगा, जहाँ पर हजारों किसान शहीद हो चुके हैं और उस स्टेट जो किसान प्रधान प्रदेश है, उस प्रदेश के किसानों को आपने बर्बाद कर दिया। वहां किसान और मजदूर रांची चाहे खड़े, आपको जाना भी आपको दुर्भर हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इन साथियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये विधायक भी हैं, उन्नाव के अंदर क्या हुआ था? 2 बहनें गई थी, तीसरी आज तक की बुरी हालत है। आप हिंदुत्व की बात करते हो, रात के 12 बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करके हमारी हिंदू प्रथाओं का साक्षात्कार करके आपने वहां पर उन सबों को जलाने का काम किया। आपकी जेलों में हथियार काटे जाते हैं। जेलों के अंदर पहली बार अगर देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। किस तरीके से गैंगवार बना करके आपकी सरकार ने जेलों में लोगों को मरवाने का काम कर दिया। ये सरकार है या क्या है? जहां तक सवाल है, सवाल उठा रहे हैं जयप्रकाश जी, उत्तर प्रदेश में ये सब क्या है। लेकिन नागेंद्र जी, मैं आपके पास में आता हूं और एक बात समझना चाहता हूं। आपने भी पौराणिक कथाएं पढ़ी होंगी, महाभारत पुराण आदि भी आपने, उसके संदर्भ में भी आप भारतीय जनता पार्टी से संबंधित तो रूबरू होंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन महापराक्रमी थे, उनके तर्कश में ब्रह्मास्त्र था। ऐसा नहीं था कि पहले दिन लिया और ब्रह्मास्त्र चला के पूरा खत्म कर दिया। आपात स्थिति में अपना सबसे मजबूत हथियार इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा अब देर आई दुरुस्त आ रही है? जो सबसे बड़ा हथियार है उसे हर जगह चला देना, उससे उस हथियार की गरिमा, उस हथियार की धार कहीं ना कहीं प्रभावित होती थी। अब एक सही फैसला है योगी आदित्यनाथ के रूप में, आपको जब इतना चमत्कारिक नेतृत्व उत्तर प्रदेश में प्राप्त है तो नरेंद्र मोदी को दांव पे लगाना क्यों? क्या आप इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के पास में काफी व्यस्तता है? इस बार भाजपा को सबसे ज्यादा आलोचना इस बात की हुई कि देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा था, प्रधानमंत्री जी जो है देश को छोड़कर बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। क्या आपको नहीं लगता है कि सही फैसला लिया जा रहा है और आप जैसे समर्पित नेता कार्यकर्ता इस फैसले का स्वागत करते हैं? जी विधायक जी।
जी द्विवेदी जी, आपने ब्रह्मास्त्र की बात की। जी तो महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र जब एक अस्त्र था तो चलाने वाले को इतना सक्षम माना गया था कि अगर वो ब्रह्मास्त्र जनता के लिए लाभदायक है, तो अगर किसी का समन करना है और जो उसको वापस भी लाने की शक्ति रखता हो वही चलाने का अधिकार होता था। और यूं तो चलाने के लिए अर्जुन ने चलाया, अपना वापस लेने की क्षमता थी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अश्वत्थामा को चलाने की क्षमता थी, वापस लेने की क्षमता नहीं थी, उनका क्या हुआ? मोदी जी, अच्छे विषय में आप ब्रह्मास्त्र हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र सिर्फ सामने वालों को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। एक ऐसा एक नेतृत्व है जो विरोधियों के पास नहीं है, और हमारा नेतृत्व तो इतना लोकप्रिय है, इतना जनप्रिय है कि दूसरे नेता इसके आगे कहीं ठहरते नहीं है। जयप्रकाश जी बहुत बड़ी बातें करते हैं। जयप्रकाश जी, जरा अपने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के कांडों की बात निकालिए। वेमई कांड किसके में हुआ था? देवली कांड किसकी सरकार थी? जरा ये कांड, इससे बड़े कांड हुए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, मैनपुरी में एक 11 लोग संग्राम में मार दिए थे, किसकी सरकार थी? जरा आप बताने का काम करेंगे? अरे उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, योगी जी ने जो राज्य कायम किया है, आप जिलों में उतरिए, गांव में जाकर के देखिए कि व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिल रही है, कितनी अपने को वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये निगेटिविटी तो आपके मन में भरी है, सिर्फ मंचों पे विरोध करते रहिए। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है कि गांव और किसान नौजवान के लिए हितकारी कौन सा दल है। मोदी जी और योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। आप लोग दिवा स्वप्न देखते रहिए। हम इन्हीं दोनों महारथियों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाएंगे और आप सबको फिर दूर दूषित करेंगे, आप ये भरोसा रखिए। तो पार्टी कुल मिला के जो भी फैसला ले, नागेंद्र जी को अभी भी लगता है कि योगी और मोदी दोनों ही हमारी जरूरत है, हम दोनों के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। मैं एक बार फिर जितेंद्र जी के पास रुख करता हूं। जितेंद्र जी, आपसे फिर से समझना चाहूंगा, जैसा विनोद अग्निहोत्री जी का कहना था कि संघ इस कोशिश में है कि वैकल्पिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में निकले, हर व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है और इस दिशा में प्रयास चल रहा है। क्या आप इन कोशिशों के प्रति इत्तेफाक रखते हैं या आप इस कोशिश को भी खारिज करते हैं? नहीं, इसको मैं स्वीकार करता हूं और ये एक बहुत स्वस्थ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। देखिए, आप देश के चाहे सबसे बड़े संगठन हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई भी धार्मिक कार्य भी हो, यदि आप उसमें सेकेंड लाइन नहीं तैयार करते हैं, अपना विकल्प तैयार नहीं करते हैं, हमारे जाने के बाद कौन उस संस्था को चलाएगा वो नहीं तैयार करते हैं, और अगर तैयार करते भी हैं तो सिर्फ भाई भतीजावाद में रह जाते हैं, अपने भतीजे को, अपने बेटे को, बेटी को लादने के चक्कर में रह जाते हैं। तो आप देखिए, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो रियासतें हो, वो सबकी सब डूब जाती हैं। यदि आपको राष्ट्र का कार्य करना है तो अपने लोगों के बीच में से जो लोग सक्षम लोग हैं, जो समर्पित लोग हैं, उनको हमेशा तराश कर आगे लाना चाहिए। आप नेतृत्व के मामले में भीख मांगने जैसी स्थिति में आ जाए, जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है आज कि वह अपने भीतर से कोई नेतृत्व खड़ा ही नहीं करता है। आप लोग स्वयं नाम ले रहे हैं। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, बलराज मधोक के बाद देख लीजिए, अटल जी आए, आडवाणी जी आए, उनका एक युग था, लोग कहते थे इनके बाद पार्टी का क्या होगा। फिर नरेंद्र भाई, अमित शाह जी आ गए, अब आप कहते हैं जी योगी जी आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अपने मातृ संगठन से सीखा हो, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अभी आप देखिए बहुत धीरे से बहुत अच्छा सा बदलाव हुआ। सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति चुनाव के माध्यम से पूरे देश से प्रतिनिधि जाते, बहुत सहज बदल हो जाती है। तो ये जो नेतृत्व का निर्माण करना, ये बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। जितेंद्र तिवारी जी इस परिवर्तन की कोशिश को सराह रहे हैं, वो वैकल्पिक नेतृत्व की स्थिति अब बननी चाहिए, ये बात बहुत दृढ़ता के साथ कह रहे हैं। अनिल फिरोजिया जी, मैं एक आखिरी बातचीत के लिए आपके पास आना चाहता हूं, फिर विनोद अग्निहोत्री जी से मैं इस कार्यक्रम का समापन कराऊंगा।
क्या आपको नहीं लग रहा है कि मध्य प्रदेश जहां से आप ताल्लुक रखते हैं वहां पर अब वापस आप उस फैसले की ओर जाएंगे? 2013 में शिवराज सिंह राज्य का चेहरा थे, उनके नेतृत्व में चुनाव था, करिश्माई जीत हासिल की थी आपने 2013 के विधानसभा चुनाव में। पर 2018 में आप सामूहिक नेतृत्व में गए, माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय शिवराज सिंह चौहान के रूप में, पराजय का सामना करना पड़ा। क्या माने अब 2023 में भूल सुधारेंगे और राज्य के स्तर पर ही चुनाव लड़ेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश का मॉडल अब भाजपा 2013 का जो मॉडल था अब पूरे देश में लागू करेगी? क्या कहते हैं आप? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी जो जन लीडर हैं, वास्तव में जो मध्य प्रदेश में आज जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं, वो मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रदेश में इतनी जन कल्याणकारी योजना नहीं होगी जो मध्य प्रदेश में लागू है। और अगर ये मॉडल पूरे देश में जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे जो और जन कल्याण होंगे और लोगों के गरीब मजदूर वर्गों का और फायदा होगा। ये तो मॉडल जाना चाहिए। तो इसमें मेरे बात को तो नहीं लगता नेतृत्व कि की हो रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि यह भूल सुधार हो रहा है कि जो हम देश के नेतृत्व को राज्य के नेतृत्व के साथ खड़ा करते थे, अब राज्य के लोग राज्य के स्तर पर नेतृत्व देंगे और जनता फैसला लेगी? मैं आपको फिर एक चीज कह रहा हूँ कि आपको है ना पश्चिम बंगाल का प्रेमिया हो गया है जी। मेरी बात से माननीय अग्निहोत्री जी भी सहमति देंगे और माननीय पूर्व मंत्री जी जयराम जी भी देंगे। डॉक्टर जी। साहब, अभी मैं सबको सुन रहा था और मैं बार बार यही से बेचारी ममता अकेली है, बेचारी ममता 200 वोट से हार गए, 2000 वोट से हार गई है, बेचारी ममता दीदी ऐसी है। अरे भैया, ममता दीदी लीडर है, जुझारू लीडर है, हम भी मानते हैं, जमीन से जुड़ी लीडर है, हम भी मानते हैं। लेकिन माननीय ममता दीदी ने वहां पे जो अराजकता करी है, आप किसी विरोधी दल के नेता को खड़े ही नहीं मत होने दो। कोई अगर झंडा लगाए उसकी हत्या कर दो, उसका हाथ काट दो, उसके परिवार को मार दो, परिवार का परिवार नष्ट कर दो। और उसके बाद वो बेचारी अगर हारती है तो इंदिरा गांधी जी से तुलना हो जाती है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से तुलना हो जाती है, माननीय और भी हमारे नेताओं से तुलना हो जाती है। अरे कहाँ इंदिरा गांधी जी, कहाँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ मोदी जी और कहाँ ममता बनर्जी? आप उनके बेमानी है। कुल मिलाकर ये कहना है अनिल फिरोजिया जी का। हालांकि अनिल जी मुझे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि इसी अराजकता के बीच में जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 42 में से 18 सीटें करिश्माई तरीके से पश्चिम बंगाल में जीतने का कारनामा कैसे कर दिखाया। इतनी अराजकता के बीच में ये नरेंद्र मोदी के करिश्मा था, जिसके चलते वो वोट मिले थे जो सीटों की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुए। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आखिरी बातचीत के लिए आपके पास रुक करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भाजपा का ये फैसला, चाहे वो संघ के इशारे पर हो, संघ के मशवरे पे हो, संघ के निर्देश पर हो, क्या स्वागत योग्य नहीं है कि राज्यों के स्तर पर पैमाना राज्य के नेतृत्व होने चाहिए और भाजपा एक सही शुरुआत करने जा रही है और अन्य राज्यों में भी ये सिलसिला अब जारी रहेगा और अन्य राजनीतिक दलों को भी इस दिशा में विचार करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, संघ ने और जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, इससे विधायक जी मेरी बात को मानेंगे। क्या आप ये नहीं समझ रहे हो, जैसे हमारे साथी ने विनय जी ने भी कहा कि बिहार में मोदी जी भी तो थे ना, बिहार में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, आज तो वहां एक सीट से ज्यादा नहीं मिल पाई। केरल में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, पंजाब में क्या है? ये जो आपका अखंड अहंकार है केंद्र की सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी बार बार जो भगवान राम से भी आपको तुलना करना शुरू कर दिए नरेंद्र मोदी जी की। राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? मोदी जी का एक मंदिर वहां बना दीजिए। हर मामले में, हर कण कण में, कंठ कंठ में भगवान तो हो सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता। वो व्यक्ति किसी के कंठ में नहीं समाया जा सकता जिसके राज में अबलाओं की इज्जत को लूटा जाए, जिसके राज में कानून होकर किसी चौपट हो, जिसके राज में जीवन रक्षक दवाओं के अभाव से अस्पतालों में लोग मरे हो, जिसके राज में इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता सड़कों पर पड़ा है। क्या तो किसान आज केंद्र की सरकार की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से
आज शहीद हो चुके हैं। उन किसानों को आपने पता लगेगा जब आप चुनाव में जाओगे उत्तर प्रदेश में, वहाँ के किसान की जो दुर्गति है वो हाल क्या है जनता नहीं बोलेगी। कोरोना काल में आपकी सरकार ने सैकड़ों लाख दूसरे प्रदेशों में गंगा जी के माध्यम से भिजवाने का काम किया। आपने कभी स्वीकार किया? यानी कि आज जंगल का राज है उत्तर प्रदेश में। इसलिए संघ और भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि मोदी जी का जो गिरता हुआ करिश्मा है और जो वहाँ की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए जो हार होगी ये प्रदेशों के ऊपर डाल दो। अब माय डियर, समय जा चुका है जब मोदी जी ने इस देश की जनता को लच्छेदार भाषण दे करके जात, मजहब और धर्म के नाम से सत्ता पियाने का काम किया था, क्षेत्रवाद के नाम से सत्ता पियाने का काम किया था। आज जनता रोजगार, नौजवान क्या चाहता है? रोजगार। देश की अर्थव्यवस्था आपने खत्म कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था दी थी आपको, आज हालत क्या है? आज आपने पिछले 7 साल में को रोजगार दिया, बेरोजगारी क्या कहाँ पहुंच रही है आपकी? प्रकाश जी कई सारे सवाल उठा के बता ये रहे हैं कि हर मोर्चे पे चूंकि दोनों सरकारें फेल हो गई हैं, तो ये फैसला इसलिए है कि राज्य सरकार की हार का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को न ठहराया जाए। लेकिन मैं एक बार फिर विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाने की कोशिश करता हूँ। विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी विनोद जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, जैसा जितेंद्र जी का तर्क था, जैसा हमारे साथ में सांसद और विधायक महोदय बोल रहे हैं, कुल मिला के एक वैकल्पिक नेतृत्व शुरू किया जा रहा है जो आपने अपने निर्णय में दिया था। क्या आपको लगता है कि अब अन्य राजनीतिक दलों को भी इसका अनुसरण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और 5 राज्यों के लिए जो सिलसिला भाजपा ने शुरू किया है, अब अन्य राज्यों में भी यही सिलसिला रहेगा? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो यह है कि आप या कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से सहमत हो असहमत हो अलग बात है। भाजपा से सहमत हो या असहमत हो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक गतिशील पार्टी है और वो चुनाव जीतने के बाद भी आगे की तैयारी करती है और चुनाव हारने के बाद भी आगे की तैयारी करती है। उसके मुकाबले में जयप्रकाश जी की पार्टी ऐसी है जो खाली चिंतन करती है, उसके बाद घर बैठ जाती है, क्योंकि उसमें दिशाहीनता भी है और जड़ता भी है। आज ही इनके एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश के जितेंद्र प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो कि जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे हैं, जयप्रकाश जी जानते होंगे। तो ये आखिर जब से 2014 में कितने नेता छोड़ के गए हैं, तो ये इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सराहना की जानी चाहिए कि कम से कम वो भविष्य के बारे में अपने संगठन को लेकर के वो पार्टी चिंतित रहती है, नेतृत्व विकसित करती है और जहां उनको लगता है कि उनके पास कोई अपना मजबूत नेता नहीं है, वहां दूसरे दलों से भी नेताओं को लेने में उनको कोई गुरेज नहीं है। पश्चिम बंगाल में चाहे सुबेद अधिकारी भी ले लिया हो, चाहे आसाम में हेमंत शर्मा को, जिनको कांग्रेस पार्टी ने एक दफा अनदेखा कर दिया था, आज वो मुख्यमंत्री है वहां के। तो इस मामले में जो है भारतीय जनता पार्टी मुश्किल पार्टी है। अब ये सबक कांग्रेस पार्टी ले, देखिए बाकी पार्टियां तो व्यक्तियों की पार्टियां, परिवारों की पार्टियां हैं। अब समाजवादी पार्टी, उसमें अखिलेश यादव है, राजद है, उसमें लालू यादव के बेटे हैं, और पार्टियों में कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति हो गई है, वो भी एक परिवार केंद्रित पार्टी हो गई है, लेकिन फिर भी राष्ट्र की बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी वो भी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, मुझे लगता है। और आज भी तो उसका हर गांव में उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इससे सबक लेकर के अपना नेतृत्व विकसित करेगी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। कुछ राज्यों में विकसित हुआ है। अगर इस कार्यक्रम के मर्म पे पहुंचे, निष्कर्ष पे पहुंचे, तो कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी सफलता मिले या विफलता, सबक लेने से पीछे नहीं हटती है। यह एक बार फिर साबित हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हार से भी सबक लिया गया, न केवल बैठक की, न केवल चर्चा की, बल्कि निष्कर्ष पर भी पहुंचे और निर्णय भी लिए। वही विनोद अग्निहोत्री जी ने इंगित किया कि कांग्रेस पार्टी है जो यूं तो चर्चा करती नहीं, और चर्चा अगर हो भी जाती है तो निष्कर्ष तक पहुंचती नहीं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति को आजमाने का फैसला किया है। क्या यह फैसला आने वाले समय में सही साबित होगा, इसके लिए हमें एक लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन कम से कम फैसला तो लिया। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर नेतृत्व परिवर्तन के संदर्भ में है। हमारा शेर ये कहता है कि बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मुनव्वर राणा ने जो ये शेर लिखा था, ये राजनीति के किरदारों के संदर्भ में है। किरदार कोई भी क्यों ना हो, हर समय आशंकित तो रहता ही है। तो अगर नरेंद्र मोदी के रूप में एक करिश्माई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो उसे सहेजने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और उस दिशा में अगर कोई फैसला लिया गया है तो उस पर इतने सवाल क्यों? इसी के साथ मुझे दीजिए सादा प्रणाम।